नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सी अक्षय। बहुत सारे बच्चे मैसेज करके पूछ रहे थे कि सर आपने तो वीडियो बना दिया, सर एक चीज़ आप बताना भूल गए कि सर केस स्टडीज़ को या केस लॉ को कैसे लिखना है। सर एग्ज़ाम में 5 मार्क का क्वेश्चन आता है और लोग पूछते हैं कि सर कैसे लिखना चाहिए। बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कैसे लिखना चाहिए। देखिए, ये जो कंसेप्ट है ना कि केस स्टडी केस लॉ, ये कोई डिफ़िकल्ट नहीं है बच्चों, याद रखना। आपको बहुत सिंपल वे में 5 मार्क का क्वेश्चन पूछता है और अपना जो सी ए में जो इंस्टीट्यूट है, बेसिकली दे आर आस्किंग द क्वेश्चन फॉर 5 मार्क्स ओनली। अब ये 5 मार्क के लिए लिखने के लिए आप इतना सोचते हो, मान सकता हूँ, ठीक है, आपका सोचना भी सही है, बट देखिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं बच्चों। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा दैट इज एप्लीकेबल टू ऑल द सी एम एग्जाम। बिकॉज मैंने जब लिखता था मैं ऐसे ही लिखता था, दैट इज द रीजन आई गॉट एग्जामिशन इन ऑल द लॉ सब्जेक्ट। देखिए, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। आपको तो एक केस है सोलोमन वर्सेस सोलोमन, वो कंपनी लॉ में केस है। कंपनी लॉ तो तीनों को, सी ए को तीनों को है। अब ये सोलोमन जो केस है वो बात करता है सेपरेट लीगल एंटिटी की बात करता है। तो सबसे आगे फर्स्ट आपके दिमाग में एक थॉट होगा कि सर अगर एग्जाम में कोई आता है केस लॉ के बारे में पूछता है या रेफरेंस के बारे में पूछना है, तो केस लॉ पूरा एक्सप्लेन करना चाहिए कि क्या हुआ था, पहले उनकी हिस्ट्री बताना चाहिए। तो बिल्कुल नहीं बच्चों, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जब भी आपके एग्जाम की बात करूँ तो एग्जाम में जनरली ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये जनरली 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता है। अब इस 5 मार्क के लिए तो सबसे सोचिए आप, अब अगर आप हिस्ट्री उसकी लिखोगे कि पहले वो शेयर होल्डर था फिर ये था, भाई साहब वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। सीधी बात कहूँ, 5 मार्क की आपको उसकी हिस्ट्री नहीं जानना चाहता है, बिकॉज एग्जामिनर को ऑलरेडी पता है कि केस लॉ क्या है। आप उस केस लॉ को कैसे यूज़ करना चाहते हो वो बताइए। जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, पता है ये जो केस है सालोमन वर्सेस सोलोमन। अब इस केस को अगर मैं यहाँ पे मेंशन करूँ कि सालोमन वर्सेस सोलोमन केस, ठीक है। अब ये केस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको रेफरेंस देना है या इसकी प्रोविजंस के बारे में बात करनी है। तो अगर कोई भी एग्जाम्पल क्वेश्चन आए एग्जाम में, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले फर्स्ट मैं बात करूँगा इसके प्रोविजंस की। क्या बात करूँगा बच्चों में? प्रोविजंस, बिकॉज एग्जामिनर इज आस्किंग अबाउट द प्रोविजंस विच इज यूज इन द सोलोमन वर्सेस सोलोमन केस। ठीक है नहीं, वो उनका कौन था, उनके रिलेटिव्स क्या थे, क्या हिस्ट्री था, ये आपने को जानने की जरूरत नहीं है। किसी भी केस लॉ में कोई भी हिस्ट्री मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, सबसे पहले फर्स्ट प्रोविजन क्या मेंशन करना है। तो प्रोविजन क्या है इसमें, सबसे पहले फर्स्ट किसको एक्सप्लेन किया गया है बच्चों, ये एक्सप्लेन किया गया था सेपरेट लीगल एंटिटी की बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है बच्चों? सेपरेट लीगल एंटिटी। तो अपन क्या मेंशन करेंगे बच्चों, यहाँ पे अपन मेंशन कर सकते हैं उसमें ए पॉइंट। क्या पॉइंट मेंशन कर सकता है कि अकॉर्डिंग टू द provisions mentioned in the Companies Act 2013, company has its own existence, like, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या दे सकते हो आप कि बैंक का क्या होता है, खुद का बैंक अकाउंट। यस और नो, बैंक अपना खुद का बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सेकेंड, बैंक क्या कहीं साइन कर सकती है? यस। सॉरी, कंपनी क्या साइन कर सकती है? यस। उनके पास क्या होता है? कॉमन सील होता है कि नहीं? क्या कंपनी के ऊपर लायबिलिटी होती है? यस। इंसान के ऊपर भी लायबिलिटी होती है, कंपनी के ऊपर भी लायबिलिटी होती है। यस और नो, बैंक अकाउंट होता है, कॉमन सील होता है, लायबिलिटी होती है। क्या कंपनी के पास सिटीजनशिप होती है? यस। फॉरेन या इंडियन, है कि नहीं? तो कंपनी का भी सेपरेट एग्जिस्टेंस है। तो इंसान एंड कंपनी में डिफरेंस क्या है भाई साहब? तो कंपनी आर्टिफिशियल है। यस और नो? तो कंपनी हैज़ इज ओन सेपरेट, मतलब सेपरेट एंटिटी है, तो उसके ये खुद के ओन फीचर्स है। तो भाई साहब इंसान एंड कंपनी में डिफरेंस तो होगा ही, ऐसे एक ही डिफरेंस है, आर्टिफिशियल है कंपनी। बाकी तो ये अपन देख सकते हो। तो यह आपने सिर्फ बता दिया कि भाई साहब कंपनी को अपन सेपरेट लीगल एंटिटी क्यों कहते हैं, बिकॉज इसके खुद के ओन फीचर्स है, इसलिए अपन इसको क्या कहते हैं? सेपरेट लीगल एंटिटी कहते हैं। फिर ये होगा, आपने इसको बेसिक बता दिया, ये प्रोविजंस की बात की। तो अभी क्या करने का बच्चों, तो क्या बोलेगा, इन द गिवन केस। इन द गिवन केस मतलब जो सालमन वर्सेस सालमन केस है उसमें क्या कोर्ट ने बोला। अगर आपको कोर्ट पता है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, पता है तो लिख लेना, अदरवाइज सिर्फ आप क्या लिखने का, इन द गिवन केस कोर्ट हेल्ड दैट। अभी कोर्ट तो कोर्ट होता ना, तो अगर आपको याद नहीं आएगा तो गलत मत लिखना सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट। अगर मुझे नहीं पता कोर्ट कौन सा है तो मैं क्या लिखूंगा वहां पे, कोर्ट हेल्ड दैट, कोर्ट ने ये कहा, इन द गिवन केस कोर्ट हेल्ड दैट। सीधा कंक्लूजन मानेगा क्या, शेयर होल्डर एंड क्रेडिटर should be treated different in the court
ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला भाई साहब, इन द गिवन केस कोर्ट हेल्ड दैट शेयर होल्डर एंड क्रेडिटर शुड बी ट्रीटेड डिफरेंट इन द कोर्ट। अभी कोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो कोर्ट ने क्या किया, शेयर होल्डर जो होता है कंपनी का उसको ओनर कहते हैं आप, कि ये ओनर है कंपनी का। भाई साहब बट ये ओनर है कंपनी का है, इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान शेयर होल्डर एंड क्रेडिटर एक ही माना जाएगा, नहीं भाई साहब, शेयर होल्डर अलग उसकी पोजीशन पे एंड क्रेडिटर उसकी अलग पोजीशन पे। तो और आप अपनी इस पे क्या लिख सकते हैं, वाइल claiming the debt to the company, while claiming the debt to the company, creditor of जो भी एक्स वाई जेड कंपनी का मेंशन किया है, creditor of एक्स वाई जेड कंपनी is also shareholder while claiming the debt to the company। जब वो डेप्ट क्लेम कर रहा है कंपनी को, while claiming the debt to the company, creditor of XYZ is also a shareholder। In this case both can be treated separately। दोनों को क्या ट्रीट किया जाएगा, सेपरेटली ट्रीट किया जाएगा, दोनों को सेम ट्रीट नहीं किया जाएगा। ये कोर्ट ने बोला था सॉल्वन वर्सेस सॉल्वन केस में। भाई साहब की शेयर होल्डर अलग है, क्रेडिटर अलग है, वो शेयर होल्डर भी है, क्रेडिटर भी है, तो भाई साहब उसको अगर ट्रीट किया जाएगा, सेम ट्रीट नहीं किया जाएगा कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज कंपनी एज सेपरेट एंटिटी। तो आप ये नहीं बोल सकते कि भाई साहब सॉल्वन तो कंपनी का ओनर है, शेयर होल्डर वो कैसे क्लेम कर सकता है, भाई साहब वो भी क्रेडिटर है, उसको अलग समझा जाएगा, बिकॉज ये कंपनी का फीचर है सेपरेट एंटिटी, याद रखना। तो वो सेपरेट रहेगा कंपनी से, ये सुनो। और कंपनी की नज़र से हर कोई इंसान अलग होता है, मतलब हर कोई इंसान सेपरेट ट्रीट किया जाएगा, सेम ट्रीट नहीं किया जाएगा। अब फिर नेक्स्ट आप क्या बोल सकते हो, अभी यहाँ पे अपन ने क्या किया बच्चों, इसकी प्रोविजंस एक्सप्लेन करी। सॉल्वन से सॉल्वन केस में क्या कहा था कि अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस मेंशन इन द कंपनीज एक्ट, कंपनी हैज इट्स ओन एग्जिस्टेंस, कंपनी का इसका खुद का एक ओन एग्जिस्टेंस है, लाइक बैंक अकाउंट, कॉमन सेल, लायबिलिटी, सिटीजनशिप। इन अभी सेकंड पॉइंट में इन द गिवन केस कोर्ट हेल्ड दैट शेयर होल्डर एंड क्रेडिटर शुड बी ट्रीटेड डिफरेंट इन द कोर्ट। बिकॉज जो केस हुआ था उसमें क्या बोला था कि इन दोनों को डिफरेंट ट्रीट करना चाहिए। लोग क्या कहते हैं पता है, जो बाकी क्रेडिटर्स थे उन्हें बोला भाई साहब कि सॉलोमन कैसे क्लेम कर सकता है, बिकॉज जो शेयर होल्डर भी है, खुद का कंपनी का ओनर है, वो खुद का मतलब खुद क्रेडिटर भी है, वो कैसे पहले क्लेम कर सकता है, वो कैसे क्लेम कर सकता है, बिकॉज ओनर का भी क्लेम नहीं कर सकता, पहले बाकी लोगों को क्लेम करना चाहिए। बट कोर्ट ने ये बोला था कि भाई साहब शेयर होल्डर एंड क्रेडिटर दोनों सेम नहीं है, वो अलग है कंपनी के नज़र से, एंड कंपनी शुड बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी माना जाएगा। तो भाई साहब ये आपका थोड़ा सा प्रोविजन आपने एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पे जब आप सी पॉइंट पे आओगे, जब आप यहाँ पे कंक्लूजन पे आओगे, तो कंक्लूजन पे क्या लिखना बच्चों, कंक्लूजन पे आप लिख देने का फिर जो आपका पूछा है तो उसके बारे में। तो यहाँ पे आपके कंक्लूजन में क्या, जैसे मैं लिख सकता हूँ, जैसे आपको जो केस पूछा है जिसके रेफरेंस तो आपका कोई एग्जाम्पल दिया है, सो ऑन द बेसिस ऑफ अबाउट प्रोविजंस, मतलब ये जो ऊपर दिया है उसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ अबाउट प्रोविजंस वी कैन से दैट हेंस देयरफॉर कंपनी शुड बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। तो कंक्लूजन के बेसिस पे दे देने का। अब इतना बड़ा आंसर आपने लिख दिया 5 मार्क का, तो ये सफिशिएंट आंसर माना जाता है। तो बच्चों को लगता है कि भाई साहब कितना डिफिकल्ट है, पूरा हिस्ट्री लिखना पड़ता है क्या, कि इसका कोई भी हिस्ट्री नहीं मांगता बच्चों, इसके प्रोविजंस को यूज करना आना चाहिए कि इसका कंक्लूजन क्या, कोर्ट ने क्या बोला आपको, इस प्रोविजन को बाकी केस में आपको इंप्लीमेंट करना है। दैट इज द इंटेंशन बिहाइंड द केस लॉ। अब कहीं जाके आपको कोई और एक केस लॉ आया कि भाई साहब कोई कंपनी का, जैसे मैंने बताया एक केस हुआ था कंपनी के इंश्योरेंस के बारे में, कि कंपनी को आग लग जाती है, कंपनी के इसमें आग लग जाती है, तो जो कंपनी का बेसिकली जो शेयर होल्डर है वो क्लेम करता है कि मुझे कंपनी का इंश्योरेंस चाहिए, मतलब जो इंश्योरेंस वो चाहिए। तो कोर्ट ने डिनाई किया। क्यों डिनाई किया, बिकॉज कोर्ट ने बोला कि भाई साहब कि कोर्ट ने बोला कि कंपनी एंड शेयर होल्डर आर टू डिफरेंट एंटिटीज, मतलब वो डिफरेंट, दो इंसान अलग है, कंपनी अलग है, शेयर होल्डर अलग है, बिकॉज कंपनी का खुद का बैंक अकाउंट है, वो कंपनी के नाम पे इंश्योरेंस मिलेगा, वो शेयर होल्डर के नाम पे नहीं मिलेगा। तो ये कोर्ट ने जो डिसीजन पास किया उसका जो कंक्लूजन है, वी हैव टू यूज दैट कंक्लूजन इन अदर क्वेश्चंस। सो दैट इज द इंटेंशन बिहाइंड द केस लॉज। नहीं तो आपको खामोखा डराया जाता है कि केस लॉ केस लॉ केस लॉ। केस लॉ का मतलब वो नहीं कि बच्चों जो इसकी पूरी हिस्ट्री जानना चाहता है, आपको अगर हिस्ट्री लिखते हो उसमें 20-25 पॉइंट तो वही बन जाएंगे। तो एग्जामिनर इज नॉट इंटरेस्टेड कि केस लॉ में क्या हुआ है, एग्जामिनर इज इंटरेस्टेड हाउ कैन वी यूज दैट कंक्लूजन या सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन इन अदर प्रोविजंस, इन अदर सेक्शंस या इन अदर एग्जाम्पल्स, इन अदर केस लॉज कैसे यूज कर सकते हैं, वो आपको पूछा जाता है। तो ये बच्चों को समझ ही नहीं आता है। बच्चे बैठे रहते हैं कि टेंशन लेते बैठते हैं, यार केस हुआ 5 मार्क का बच्चों, 5 मार्क के आपको लगता है वो पूरा हिस्ट्री जानेगा, उसके पॉइंट जानेगा, करंट उसके ऊपर केस देगा, उसको यूटिलाइज करना है। वो 15 मार्क का क्वेश्चन होता है ना, अगर लॉ में आप जाओगे ना, लॉ के एग्जाम, उसमें ये 15-16 मार्क का क्वेश्चन है, तब आपको लिखना पड़ेगा। बस ये 5 मार्क का क्वेश्चन है, इसमें केस में क्या कंक्लूजन है वो इंपॉर्टेंट है, फिर उसको कैसे यूटिलाइज कर रहे हो एंड उसके बेसिस पे अभी जजमेंट कैसे पास कर रहे हो। तो अभी एग्जामिनर क्या करता है, आपको केस लॉ का रेफरेंस देता है, और अभी करंट
केस देगा, तो जो आपका केस हुआ है उसके बेसिस पे उसके आउटपुट यूज करके जो करंट एग्जाम्पल दिया उसको सॉल्व करने का है। तो अपन कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो अपन बताएंगे प्रोविजंस कि भाई साहब प्रोविजंस किसकी बात करें, केस लॉ किसकी बात करें, केस लॉ बात करें सेपरेट लीगल एंटिटी, तो सेपरेट लीगल एंटिटी क्या अपन ने बता दिया। फिर केस में बताएंगे कि कोर्ट ने क्या कहा, कंक्लूजन सीधा कोर्ट का। फिर नीचे इन द गिवन केस, जैसे कंक्लूजन में मैंने बोला जो कंक्लूजन है इन द गिवन केस कि ऐसा ऐसा हुआ है, सो हेंस देयरफॉर ऑन द बेसिस ऑफ अबव प्रोविजंस, जो मैंने ऊपर प्रोविजंस लिखे ना, ऑन द बेसिस ऑफ अबव प्रोविजंस वी कैन से दैट इट इज नॉट एप्लीकेबल, इट शुड बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। ऐसा आपको रेफरेंस देना पड़ेगा। ये होता है इसका केस लॉ का मतलब। और जितना आप सिंपल लैंग्वेज में लिखोगे उतना आपके लिए अच्छा होता है। ये लोग डराते कि आपको वो एकदम एग्जैक्ट वही लैंग्वेज चाहिए, नहीं भाई साहब, एग्जैक्ट सेम लैंग्वेज चाहिए तो एग्जाम में आपको क्यों चाहिए ना भाई साहब, वो फेस टू फेस मतलब सीधा आपने कॉपी कर लिया वो तो पूरा, वैसा नहीं चाहिए। आपने क्या समझा, आपने कैसे उसको यूटिलाइज किया, आपने कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया, वो एग्जामिनर पूछना चाहता है। समझा सबको। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए, क्योंकि आज ही कमेंट आया था किसी बच्चे का कि सर इसके ऊपर एक वीडियो बनाओ, और मैंने आज का आज वीडियो बना दिया है। तो आपके भी ऐसे कोई डाउट्स है कुछ कमेंट्स है तो बता देना प्लीज़, मैं आपको इमीडिएटली उसका वीडियो बना दूंगा। और टेंशन मत लेना, ये सिर्फ डराते हैं लोग कि ऐसा ऐसा केस हुआ होता है, कुछ नहीं होता है बच्चों। आप यार ना, इसके सिर्फ डायरेक्शन चाहिए, ये एग्ज़ाम इतने डिफिकल्ट होता तो कोई पास नहीं होता, सीधी बात है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर बच्चों।